स्वागत। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो सुनने में जितना सरल लगता है उतना ही क्रांतिकारी है। पीटर लिंच का निवेश का तरीका। हमारे पास पीटर लिंच निवेश का राज आपकी नजरों में से लिए गए कुछ अंश है। ये अंश उनकी मशहूर किताब वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट के विचारों पर आधारित है। और ये विचार सच में सोचने का नजरिया बदलते हैं। लिंच, जो अपने समय के सबसे कामयाब फंड मैनेजरों में से एक थे, उनका मानना था कि शेयर बाजार में बड़ा पैसा कमाने का राज वो किसी महंगी रिपोर्ट या टीवी एक्सपर्ट की सलाह में नहीं है, बल्कि कहाँ है? बल्कि आपकी, मतलब हम सब की अपने रोजमर्रा की जिंदगी में छुपा है। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इन विचारों को परत दर परत खोलें और समझें कि कैसे कोई भी आम इंसान जिसे फाइनेंस की शायद बहुत गहरी समझ न भी हो, हाँ बिल्कुल, वो अपने अनुभवों और अवलोकनों का इस्तेमाल करके वॉल स्ट्रीट के बड़े खिलाड़ियों को भी टक्कर दे सकता है। सुनने में अविश्वसनीय सा लगता है ना? लगता तो है। लेकिन चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले ये पीटर लिंच आखिर थे कौन? सिर्फ एक फंड मैनेजर कहना शायद काफी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। पीटर लिंच सिर्फ एक फंड मैनेजर नहीं थे, वो एक तरह से निवेश जगत के कह सकते हैं लेजेंड है। उन्होंने 1977 से 1990 तक फिडेलिटी मैगलन फंड को मैनेज किया। फिडेलिटी मैगलन फंड? हाँ, और इन 13 सालों में उनके फंड ने औसतन 29.2% का सालाना रिटर्न दिया। आप सोचिए जरा, 29% हर साल? हाँ, औसतन 29.2%। ये उस समय की बात है जब इंडेक्स फंड या पैसिव इन्वेस्टिंग इतनी आम नहीं थी। एक्टिव मैनेजमेंट ही सब कुछ था। तो इस प्रदर्शन ने न सिर्फ निवेशकों को मालामाल किया, बल्कि फंड का साइज देखिए, $18 मिलियन से बढ़कर $14 बिलियन तक पहुंचा दिया। 18 मिलियन से 14 बिलियन, ये वाकई एक असाधारण उपलब्धि थी। बिल्कुल। और फिर उन्होंने 1989 में अपनी किताब लिखी वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट। इसका जो मुख्य संदेश था कि आम निवेशक प्रोफेशनल निवेशकों से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। ये उस जमाने में तो बहुत बड़ी बात रही होगी। हाँ, बहुत बड़ी बात, जब माना जाता था कि सारी जानकारी और समझ तो सिर्फ वॉल स्ट्रीट के एक्सपर्ट्स के पास ही है। सही का ये उनकी फिलॉसफी का मतलब केंद्र बिंदु था। लिंच का तर्क था कि हाँ, प्रोफेशनल्स के पास बहुत सारा डेटा, रिपोर्ट्स, रिसोर्स सब होता है। हाँ, वो तो है। लेकिन आम लोगों के पास एक ऐसी बढ़त होती है, एक एज होता है जो अक्सर प्रोफेशनल्स के पास नहीं होती। वो है जमीनी हकीकत का सीधा अनुभव। जमीनी हकीकत का अनुभव? हाँ, मतलब वो अपने काम की जगह पर, शॉपिंग मॉल में या अपने मोहल्ले में ही ऐसे बदलाव या ट्रेंड्स देख सकते हैं जिन्हें वॉल स्ट्रीट तक पहुंचने में शायद महीनों लग जाते हैं। अच्छा, तो यहीं से उनका वो सबसे मशहूर सिद्धांत आता है, इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। हाँ, यानी उसमें निवेश करो जिसे तुम जानते हो। ये सुनने में इतना सीधा और सरल लगता है कि पहली बार में शायद इसकी गहराई समझ ही ना आए। हाँ, और ये सरलता ही इसकी ताकत है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं आंख बंद करके उसका शेयर खरीद लें, नहीं। हाँ, ये मैंने भी सोचा था। लिंच का मतलब था कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आप जिन कंपनियों, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के संपर्क में आते हैं, उन्हें अपने शुरुआती रिसर्च का पॉइंट बनाएं। शुरुआती पॉइंट जैसे? सोचिए, आप किस स्टोर से कपड़े खरीदते हैं, कौन सी एयरलाइन ज्यादातर भरी रहती है, बच्चों के लिए आजकल कौन सा खिलौना बहुत चल रहा है, आपके ऑफिस में कौन सा नया सॉफ्टवेयर सब इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब इशारे हैं। यानी हमारी अपनी पसंद, नापसंद और अनुभव एक तरह का पहला फिल्टर बन सकता है। बिल्कुल, पहला फिल्टर। जैसे अगर मैं देख रही हूँ कि किसी खास फास्ट फूड चेन के आउटलेट्स हर जगह खुल रहे हैं और वह हमेशा भीड़ रहती है, हाँ बिल्कुल, तो ये मेरे लिए एक सिग्नल हो सकता है कि भाई इस कंपनी में कुछ खास बात है, कुछ तो सही कर रहे हैं ये लोग। हाँ, ये आपका एज है। हो सकता है कोई वॉल स्ट्रीट एनालिस्ट अभी भी अपनी एक्सेल शीट में ही उलझाओ, हाँ, आंकड़ों में, लेकिन आपने जमीन पे देख लिया कि इस कंपनी का प्रोडक्ट चल रहा है। लेकिन और ये बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा आपने कहा, लिंच ने कभी नहीं कहा कि बस इतना ही काफी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जानना सिर्फ पहला कदम है, पहला। अगर आपको कोई कंपनी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से दिलचस्प लगती है तो फिर आपका होमवर्क शुरू होता है। असली काम तो अब शुरू होता है। अच्छा, तो ये जानने के बाद वाला होमवर्क क्या है? मतलब सिर्फ प्रोडक्ट पसंद आना काफी क्यों नहीं? कई बार ऐसा होता है ना कि हमें कोई प्रोडक्ट बहुत पसंद होता है लेकिन उसकी कंपनी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही अरे होती। बेहतरीन सवाल, बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। और यही लिंच के तरीके का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रोडक्ट या सर्विस को जानना आपको बस कंपनी तक पहुंचाता है, एक दरवाजा खोलता है। ठीक है। इसके बाद आपको रिसर्च करनी होगी, आपको कंपनी के फंडामेंटल्स देखने होंगे,
फंडामेंटल्स यानी कंपनी की आर्थिक सेहत कैसी है, क्या वो मुनाफा कमा रही है, लगातार कमा रही है, उस पर कर्ज कितना है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, भविष्य के लिए उसकी योजनाएं क्या हैं, और हाँ, क्या शेयर की मौजूदा कीमत बहुत ज्यादा तो नहीं है। लिंच खुद कंपनियों की बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और उनकी ग्रोथ स्टोरी को बहुत ध्यान से पढ़ते थे। तो इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो का मतलब था अपनी जानकारी का फायदा उठाओ, लेकिन फिर एक स्मार्ट निवेशक की तरह पूरी जांच पड़ताल करो, होमवर्क करो। समझ गई। यानी अवलोकन पहला दरवाजा खोलता है, लेकिन अंदर जाने के लिए रिसर्च की चाबी लगानी ही पड़ेगी। ये नहीं कि बस दरवाजा खुला, देखा और कूद गए। बिल्कुल बिल्कुल सही समझा। अच्छा, कंपनियों की बात चली है तो लिंच ने उन्हें बेहतर समझने के लिए कुछ श्रेणियों में बांटा था, है ना? 6 श्रेणियां थी शायद। हाँ बिल्कुल, ये उनके विश्लेषण का एक बहुत प्रैक्टिकल हिस्सा है। उनका मानना था कि हर कंपनी एक जैसी नहीं होती और हर तरह की कंपनी से एक जैसी उम्मीदें रखना गलत है। सही बात है। इसलिए उन्होंने कंपनियों को उनकी ग्रोथ रेट, साइज और बिजनेस की विशेषताओं के आधार पर 6 मुख्य श्रेणियों में बांटा। ये वर्गीकरण निवेशक को ये समझने में मदद करता है कि वो किस तरह की कंपनी में पैसा लगा रहा है, उससे क्या उम्मीद रखनी चाहिए और उसमें क्या जोखिम हो सकते हैं। तो कौन सी हैं ये 6 श्रेणियां? जरा इनके बारे में बताइए। हाँ, तो पहली है स्लो ग्रोअर्स। ये आमतौर पर बड़ी, पुरानी और स्थापित कंपनियां होती हैं, मतलब वेल एस्टैब्लिश्ड। ये अर्थव्यवस्था की रफ्तार, मतलब जीडीपी ग्रोथ के आसपास ही बढ़ती हैं। अच्छा। ये अक्सर अच्छा डिविडेंड देती हैं, लेकिन इनसे शेयरों की कीमत में कोई तूफानी तेजी की उम्मीद नहीं होती, जैसे बड़ी बिजली या टेलीकॉम कंपनियां। ठीक है, स्लो ग्रोअर्स। दूसरी है स्टालवर्ट्स। ये भी बड़ी और जानी मानी कंपनियां होती हैं, जिन्हें हम अक्सर ब्लू चिप कहते हैं, मतलब बड़ी, स्थापित और भरोसेमंद। हाँ, ब्लू चिप सुना है। ये स्लो ग्रोअर से थोड़ी तेज बढ़ती हैं, शायद 10-12% सालाना। ये मंदी के समय में पोर्टफोलियो को संभालने में मदद कर सकती हैं। इनमें निवेश तुलनात्मक रूप से सुरक्षित माना जाता है, लेकिन इनसे भी रातों रात अमीर बनने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। सोचिए कोका कोला या प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी कंपनियां। स्टालवर्ट्स, भरोसेमंद लेकिन धीमी। तीसरी कौन सी है? आपने कहा था ये लिंच की पसंदीदा में से एक थी। हाँ, तीसरी और लिंच की पसंदीदा श्रेणियों में से एक है फास्ट ग्रोअर्स। ये अक्सर छोटी, नई और ज्यादा आक्रामक कंपनियां होती हैं जो बहुत तेजी से बढ़ रही होती हैं, मतलब 20-25% सालाना या उससे भी ज्यादा। ओह, यही वो कंपनियां हैं जिनमें 10 बैगर यानी 10 गुना रिटर्न देने की क्षमता हो सकती है। 10 बैगर, ये शब्द मैंने सुना है। पीटर लिंच ने ही इसे पॉपुलर किया था, है ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन जाहिर है जहां इतनी तेजी है वहां जोखिम भी ज्यादा होता है। ये कंपनियां अगर सफल नहीं हुई तो भारी नुकसान भी करा सकती हैं। तो लिंच को लगता था कि आम निवेशक भी ऐसी कंपनियां ढूंढ सकते हैं। हाँ, उनका यही मानना था, खासकर अगर आप अपनी इंडस्ट्री या अपने इलाके की उभरती कंपनियों पर नजर रखें। खैर, चौथी श्रेणी है साइक्लिकल्स, मतलब साइकिल वाली। हाँ, कुछ वैसा ही। इन कंपनियों का भाग्य अर्थव्यवस्था के चक्र के साथ घूमता है। जब अर्थव्यवस्था में तेजी होती है तो ये बहुत अच्छा करती हैं, जैसे ऑटो, एयरलाइन, होटल, स्टील, सीमेंट कंपनियां। अच्छा, जो इकोनॉमी के साथ ऊपर नीचे होती है। बिल्कुल, लेकिन मंदी आते ही इनकी हालत पतली हो जाती है। लिंच कहते थे कि इनमें निवेश करने के लिए टाइमिंग बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आप इकोनॉमिक साइकिल में कहाँ हैं। गलत समय पर इनमें निवेश करना बहुत महंगा पड़ सकता है। ये तो मुश्किल काम है, टाइमिंग का पता लगाना। मुश्किल है, बिल्कुल है। पांचवी है टर्न अराउंड्स। ये वो कंपनियां हैं जो किसी बड़ी मुसीबत से गुजर रही हैं, शायद दिवालिया होने की कगार पर हो, कोई बड़ा स्कैंडल हुआ हो या उनका कोई मुख्य प्रोडक्ट बुरी तरह पिट गया हो। ओह, ये तो बहुत रिस्की लगती हैं। होती हैं, लेकिन अगर मैनेजमेंट उन्हें सफलतापूर्वक इस मुसीबत से निकाल लेता है तो उनके शेयर की कीमत रॉकेट की तरह बढ़ सकती है। क्रिस्टलर का टर्न अराउंड एक क्लासिक उदाहरण है। हालांकि इनमें निवेश बहुत जोखिम भरा होता है, क्योंकि कई टर्न अराउंड कभी टर्न ही नहीं होते बल्कि डूब जाते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है। और आखिरी छठी श्रेणी है एसेट प्लेज। ये ऐसी कंपनियां होती हैं जिनके पास कोई छुपी हुई संपत्ति होती है जिसे बाजार ने अभी पूरी तरह पहचाना नहीं है या उसकी सही कीमत नहीं लगाई है। छुपी हुई संपत्ति जैसे कि? ये संपत्ति जमीन, बिल्डिंग, कैश, पेटेंट, ब्रांड वैल्यू या फिर टैक्स लॉस कैरी फॉरवर्ड कुछ भी हो सकती है। लिंच कहते थे कि इन मौकों को ढूंढने के लिए आपको कंपनी की बैलेंस शीट को ध्यान से पढ़ना पड़ता है और ये समझना होता है कि कहीं कंपनी के हिस्सों की कीमत पूरी कंपनी से ज्यादा तो नहीं है। अच्छा, ये वर्गीकरण तो बहुत काम का है। इससे कंपनी की पूरी तस्वीर समझने में, मतलब किस तरह का जानवर है, ये समझने में मदद मिलती है। बिल्कुल।
लेकिन जैसा कि आपने कहा, लिंच को फास्ट ग्रोअर्स और टर्न अराउंड ज्यादा पसंद थे। क्या इसलिए कि उनमें सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने की गुंजाइश होती है? हाँ बिल्कुल। लिंच का मानना था कि सबसे बड़े मुनाफे वो शेयर्स जो आपका पैसा कई गुना कर सकते हैं, जिन्हें हम मल्टी बैगर्स कहते हैं। हाँ, मल्टी बैगर्स। वो अक्सर इन्हीं दो श्रेणियों से आते हैं। फास्ट ग्रोवर्स में वो खाती वृद्धि, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की क्षमता होती है, और टर्न अराउंड्स में अगर कंपनी मुश्किलों से उभर जाए तो उसकी री रेटिंग बहुत तेजी से होती है, शेयर का भाव तेजी से बढ़ता है। लेकिन फिर रिस्क भी तो है। बिल्कुल। लिंच ने ये भी बार बार चिताया कि ये हाई रिवॉर्ड वाले दांव हाई रिस्क वाले भी होते हैं। इनमें सफलता के लिए सिर्फ कंपनी को पहचानना काफी नहीं है, गहरी रिसर्च, लगातार ट्रैकिंग और सबसे बढ़कर मजबूत जिगर और धैर्य की जरूरत होती है। ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। और यहीं पे धैर्य का मुद्दा आता है ना। लिंच ने बाजार के उतार चढ़ाव और निवेशक की मानसिकता पर भी काफी जोर दिया है। अक्सर लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, लेकिन जैसे ही बाजार थोड़ा गिरता है, घबराकर सब बेच देते हैं। बिल्कुल, ये लिंच के दर्शन का एक और अहम स्तंभ है। उनका मानना था कि शेयर बाजार में पैसा बनाने के लिए दिमाग पेट से ज्यादा जरूरी है। दिमाग पेट से ज्यादा जरूरी मतलब आपकी विश्लेषण क्षमता से ज्यादा आपका भावनात्मक नियंत्रण मायने रखता है। बाजार ऊपर नीचे होगा, ये उसकी फितरत है। कभी इकोनॉमी की वजह से, कभी किसी खबर की वजह से, कभी कभी तो बिना किसी वजह के भी। हाँ, ये तो होता ही है। लिंच कहते थे कि अगर आपने अपना होमवर्क करके अच्छी कंपनियों में निवेश किया है तो आपको इन रोजाना के उतार चढ़ाव से डरना नहीं चाहिए। उनका वो मशहूर कथन है, The real key to making money in stocks is not to get scared out of them. हाँ, यानी शेयरों में पैसा बनाने का असली राज उनसे डरकर बाहर ना निकलना है। ये सुनने में कितना आसान लगता है, लेकिन जब अपना पैसा लगा हो और बाजार रोज गिर रहा हो, तब शांत रहना शायद सबसे मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। इसीलिए लिंच कहते थे कि निवेश करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने वो शेयर क्यों खरीदा है। क्या वो एक स्लो ग्रोअर है जिससे आप डिविडेंड चाहते हैं? हाँ। या एक फास्ट ग्रोअर है जिसमें आप लंबी अवधि की ग्रोथ देख रहे हैं? हाँ, अपनी वजह पता होनी चाहिए। अगर आपको अपने निवेश की वजह पता है तो बाजार गिरने पर आप घबराएंगे नहीं, बल्कि लिंच तो कहते थे कि बाजार की गिरावट अच्छी कंपनियों के शेयर्स और कम दाम पर खरीदने का सुनहरा मौका होती है। क्या बात है, यानी गिरावट को खतरे की तरह नहीं बल्कि एक डिस्काउंट सेल की तरह देखना चाहिए। अगर आपको कंपनी पर और अपनी रिसर्च पर भरोसा है तो बिल्कुल। लिंच का 10 बैगर का कॉन्सेप्ट याद है? हाँ, 10 गुना वाला। एक शेयर को 10 गुना होने में सालों लग सकते हैं और इस सफर में कई बार बड़ी गिरावटें आएंगी। जो निवेशक इन गिरावटों में डर कर निकल जाते हैं वो फिर उस 10 गुना वाले मुनाफे तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। लिंच मानते थे कि आम निवेशक अक्सर बहुत जल्दी बेच देते हैं। वो कहते थे कि फूल तोड़ने और खरपतवार को पानी देने की गलती मत करो। फूल तोड़ने और खरपतवार को पानी देने की मतलब अच्छी कंपनियों को रखो और खराब कंपनियों से निकलो, न कि उल्टा। अक्सर लोग डर के मारे अच्छी कंपनी बेच देते हैं और खराब कंपनी को इस उम्मीद में रखे रहते हैं कि वो वापस ऊपर आएगी। ये गलती तो बहुत लोग करते होंगे। हाँ, बहुत आम है। तो धैर्य, रिसर्च पर भरोसा और बाजार के शोर से प्रभावित न होना, ये लिंच के सफल निवेश के महत्वपूर्ण तत्व हैं। हाँ, और अपनी समझ पर भरोसा रखना। अगर आपने रिसर्च की है और आपको लगता है कि कंपनी अच्छी है, तो महज इसलिए मत बेचिए कि कोई टीवी एनालिस्ट उसे बेचने को कह रहा है। बिल्कुल, अपनी नो हाउ और अपनी रिसर्च पर टिके रहना जरूरी है। तो पीटर लिंच की इस पूरी सोच को अगर समेटना हो तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? मेरे लिए सबसे बड़ा टेकअवे तो यही है कि शेयर मार्केट कोई रहस्यमयी जगह नहीं है जहां सिर्फ एक्सपर्ट्स ही कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल नहीं। एक आम इंसान भी यहाँ सफल हो सकता है। बिल्कुल। सफलता की कुंजी आपके अपने आसपास ही बिखरी पड़ी है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान दें, उन कंपनियों को पहचानें जो अच्छा कर रही हैं या जिनमें कुछ खास बात है। फिर पूरी लगन से उनके बारे में रिसर्च करें, समझें कि वो किस तरह की कंपनी है उन 6 श्रेणियों के जरिए, और उसमें क्या संभावनाएं और जोखिम है। और सबसे जरूरी एक बार निवेश करने के बाद धैर्य रखें और बाजार के उतार चढ़ाव से घबराएं नहीं। लिंच का संदेश वाकई सशक्त है और आम निवेशक को आत्मविश्वास देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी अपनी अवलोकन शक्ति और सामान्य ज्ञान भी निवेश की दुनिया में एक बड़ा हथियार हो सकता है। बशर्ते हम उसका सही इस्तेमाल करना सीखें और उसे गहरी रिसर्च के साथ जोड़ें। बिल्कुल। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ता है। जरा सोचिए, क्या आज जब लोग ये सुन रहे हैं तो पिछले कुछ दिनों या हफ्तों में ऐसी कौन सी कंपनी, कौन सा प्रोडक्ट
या कौन सी सर्विस उनके सामने आई है जिसने उनका ध्यान खींचा हो। क्या वो कोई नया ऐप है, कोई नया स्टोर, कोई खास ब्रांड? हो सकता है उसी में पीटर लिंच वाली एक अनदेखी निवेश कहानी छुपी हो। हाँ, ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा।